ये कहानी है बदमाश सेठ की। गुजरात के जूनागढ़ में एक सेठ हीराचंद रहता था। हीराचंद बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसके घर पर जो भी महिला काम करने आती थी, वो हमेशा उन पर अपनी नजर टिकाए रखता था। उसके घर पर कोई लोग काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी निजी मजबूरियों के चलते उन्हें ना चाहते हुए भी वहाँ पर काम करना पड़ता था। क्या बात है मनोहर, इतने दिन हो गए, घर पर कोई नई नौकरानी काम के लिए आई नहीं है क्या? नहीं साहब, अब कोई भी यहाँ काम के लिए आता ही नहीं है। आपका नाम सुनकर ही सब भाग जाते हैं। तेरे कहने का मतलब क्या है रे? अरे नहीं सेठ जी, मेरे कहने का भला क्या मतलब हो सकता है? मेरा मतलब है कि मालकिन अब किसी नई नौकरानी को काम पर रखती ही नहीं है। अरे वो किसी को काम पर रखने वाली कौन होती है? नौकरी की पगार तो मुझे देनी है ना। तुम ढूंढो किसी अच्छी सी नौकरानी को जो घर को अच्छे से संभाल सके। घर में कोई तो ऐसा हो जो खूबसूरत हो। सब कुछ अच्छी तरह सुनाई दे रहा है मुझे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब की बार घर में कोई नई नौकरानी नहीं आएगी। घर में काम करने के लिए मैंने बिरजू और राकेश को रखा हुआ है, इसलिए किसी और नौकरानी की जरूरत नहीं है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो जमुना? देखो, बिरजू और राकेश बाकी घर का काम तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे अच्छा खाना नहीं बनता। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे खाना खाने का कितना शौक है, इसीलिए चाह रहा हूँ कि घर में एक नौकरानी रख लेनी चाहिए। अगर आपको उन दोनों के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता तो आपके लिए मैं खाना बना दूंगी, लेकिन घर में नौकरानी नहीं आएगी। तुम तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे घर में नौकरानी आ जाएगी तो पता नहीं कौन सा भूचाल आ जाएगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते तुम्हें कोई भी कष्ट हो, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मनोहर, तुम जाओ और घर में खाना बनाने के लिए किसी नौकरानी को ढूंढ कर लाओ। जी सेठ जी। सेठ की पत्नी जमुना उससे और उसकी हरकतों से अच्छे से वाकिफ थी, और वो सेठ को आंखें दिखाती हुई कुड़ती हुई अपने कमरे में चली जाती है, और वहाँ मनोहर गांव में एक नौकरानी ढूंढने लगता है। अरे राधा बहन, तुम थोड़े दिन पहले कह रही थी ना कि तुम्हें काम की जरूरत है। सेठ जी के यहाँ पर खाना बनाने का काम करना है, तुम करोगी क्या? अरे ना बाबा ना, नहीं, मेरी कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन कभी उस हरिचंद सेठ के यहाँ काम नहीं करूँगी। एक नंबर का बदतमीज आदमी है, जानते हो ना। जब पल्लवी बहन उसके यहाँ काम करती थी तो कैसे हर समय उसके आगे पीछे डोलता रहता था। ना तो मैं खुद उसके यहाँ पर काम करने जाऊंगी, और ना ही मेरे पति मुझे वहाँ काम करने के लिए जाने देंगे। और कहीं हो तो काम बताना। गांव में जिन भी औरतों को काम की जरूरत होती थी, मनोहर उन सब से काम के लिए पूछता है, लेकिन सेठ का नाम सुनकर सब काम करने के लिए मना कर देती है। उसी दिन गांव में तुलसी नाम की एक औरत आती है, जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। उसने गोद में अपनी बेटी को लिया हुआ था और दूसरे हाथ में एक पोटली पकड़ी हुई थी। गांव से तो आ गई, लेकिन अब काम की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। मेरे पास तो यहाँ रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तुलसी गांव में रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी कि उसी समय राधा अपने घर के बाहर झाड़ू पोछा लगा रही होती है। लगता है ये बहन जी यहीं पर रहती है, इनसे घर के बारे में पूछती हूँ। हो सकता है यहाँ मुझे एक अच्छा घर सस्ते में मिल जाए। तुलसी राधा के पास बात करने के लिए जाती है। बहन जी, मैं अभी इस गांव में नई आई हूँ। क्या यहाँ पर कोई ऐसा घर है जहाँ का किराया कम हो, और अगर आपको कोई काम पता है तो उसके बारे में प्लीज मुझे बताइएगा। इस समय मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर का तो पता नहीं बहन, लेकिन काम के बारे में पता है। आज सुबह ही सेठ जी का आदमी आया था और किसी खाना बनाने वाली के लिए पूछ रहा था। अगर तुम चाहो तो उनके वहाँ खाना बना सकती हो।
लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, वो जो सेठ है ना, अय्याश किस्म का है, तो उससे जरा बच कर रहना। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया। मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है, तो मजबूरी में तो मुझे काम करना पड़ेगा ना। आप मुझे सेठ जी का घर का पता बता दीजिए। राधा तुलसी को सेठ जी के घर का रास्ता समझा देती है और तुलसी अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। सेठ जी, मुझे पता चला है कि आपको एक खाना बनाने वाले की जरूरत है, तो यहाँ पर मैं उसी के लिए आई हूँ। क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है? अरे हाँ, तुम जैसी औरतों के लिए तो यहाँ पर बहुत काम है। क्या मतलब? अरे मतलब कि तुम गरीब हो, बेसहारा हो और तुम्हारे पास छोटी बच्ची भी है ना, तो तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है कि तुम्हें काम की कितनी जरूरत है। वैसे तुम्हारा पति नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी पिछले महीने मेरे पति का ऑपरेशन हुआ है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो कोमा में चले गए हैं। अब जब तक उन्हें होश नहीं आएगा तब तक उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखवाना पड़ेगा। उनके इलाज के लिए हमने अपना घर बेच दिया और अब खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, ना ही रहने को घर है। मेरे पति अस्पताल में हैं, इसलिए मैं काम करने यहाँ आ गई ताकि 4 पैसे कमा सकूं और अपनी बेटी के साथ कहीं किराए पर रह सकूं। अरे रे, बड़ी ही दुख भरी कहानी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें रहने के लिए घर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे घर के गार्डन में एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, तो तुम अपनी बेटी के साथ वहाँ पर रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। गेस्ट हाउस के किराए के जो भी पैसे होंगे आप उसे मेरी पगार से काट लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई किराया नहीं चाहिए। तुम पर तो वैसे ही इतनी जिम्मेदारियों का बोझ है। तुम आराम से वहाँ रहो, तुम्हें किराया देने की कोई जरूरत नहीं। सेठ तुलसी के रहने के लिए गेस्ट हाउस दे देता है, तो तुलसी की आधी परेशानी तो वहीं खत्म हो जाती है। वो उसी दिन से सेठ जी के यहाँ पर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। देखो तुलसी बहन, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मेरी बात मानो तो यहाँ काम मत करो। अभी तुम जानती नहीं हो सेठ जी कैसे आदमी हैं। मैं जानती हूँ बिरजू भैया, लेकिन बस अपनी मजबूरी के चलते मुझे काम करना पड़ेगा। हर महीने अस्पताल में भी पैसे देने हैं, वरना वो मेरे पति का इलाज नहीं करेंगे। और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मुझे कहीं और काम मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है, इसलिए इसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। बिरजू तुलसी से ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी उसे सेठ जी की आवाज आती है। बिरजू, अरे ओ बिरजू, जल्दी से यहाँ पर आ। आया सेठ जी। बिरजू जल्दी से बाहर सेठ के पास जाता है। क्यों रे, आजकल ज्यादा जबान चलने लगी है क्या तेरी? क्या कह रहा था तू तुलसी को कि हमारे सेठ जी अच्छे नहीं हैं? यहाँ से काम छोड़ दो। लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। बोल, निकाल दो तुझे काम से। नहीं 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 सेठ जी, अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी समझियो। अगर आज के बाद तूने उसे कुछ बोलने की हिम्मत की तो सबसे पहले मैं तुझे ही काम से निकालूंगा। नहीं 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 सेठ जी, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। सेठ बिरजू को डरा कर वहाँ से भगा देता है और उस दिन के बाद बिरजू तुलसी से फिर कभी कोई बात नहीं करता। तभी एक दिन, मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे से अगर तुमने किसी को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरी प्यारी जमुना, मैं भला किसी को क्यों परेशान करूंगा? तुम निश्चिंत होकर अपने मायके जाओ, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ 2 ही दिन के लिए क्यों, तुम पूरे महीने भर के लिए वहाँ पर रहो। अच्छी तरह रुक कर आओ। वैसे भी तुम बहुत समय से अपने मायके नहीं गई हो।
तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुम्हें अकेले छोड़कर जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। वो तो मेरे भतीजे का जन्मदिन है, इसलिए मुझे जाना पड़ा है। तो अब समझती हूँ मैं तुम्हारी बातें। जमुना अपने मायके चली जाती है। रात को तुलसी किचन में खाना बना रही थी कि तभी सेठ जी किचन में आते हैं। अरे तुलसी, तुम खाने में क्या बना रही हो? सेठ जी, वो मालकिन ने कहा था कि रात को आलू गोभी बना देना, तो वही बना रही हूँ। अरे इसे छोड़ो, ये सब बाद में कर लेना। तुम हर रोज हमारे लिए खाना बनाती हो। तुम भी काम करते करते थक जाती होंगी। चलो आज मैं हम दोनों के लिए बाहर से खाना मंगवाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाएंगे। नहीं नहीं सेठ जी, खाना बस बन ही गया है, मैं बस अभी परोस देती हूँ। और वो वैसे भी ना, मैं अपना खाना पहले ही बना कर आई हूँ। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही शर्माती हो। साथ बैठकर खाना ही तो खाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। रहने दीजिए ना सेठ जी, अगर तुलसी बहन को अपने घर जाकर ही खाना खाना है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। सेठ जी, खाना बन गया है, मैं टेबल पर लगाकर चली जाती हूँ। तुलसी घबरा गई थी, इसलिए वो टेबल पर खाना लगाकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद सेठ बिरजू बहुत चिल्लाता है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि मेरे बीच में आकर मत बोला कर, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। बड़ा हिमायती हो रहा है उसका, बड़ी हिमायत आ रही है ना तुझे उस तुलसी की। तो ठीक है, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी, वो तो बस तुलसी बहन थोड़ी घबरा रही थी तो इसलिए मैं बोला। मेरे सामने ज्यादा बकवास मत कर, निकल यहाँ से। सेठ हरिचंद बिरजू को काम से निकाल देता है और राकेश को भी धमकी देता है कि अगर उसने भी बिरजू की तरह तुलसी की तरफदारी करने की कोशिश की तो उसे भी काम से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन तुलसी सुबह घर में खाना बनाने आती है तो उसे बिरजू घर में कहीं भी नजर नहीं आता। अरे राकेश भैया, आज बिरजू भैया काम पर नहीं आए हैं क्या? नहीं तुलसी बहन, अब वो काम पर नहीं आएगा, उसने काम छोड़ दिया है। क्या? लेकिन बिरजू भैया को तो काम की बहुत जरूरत थी, तो वो अचानक काम छोड़कर क्यों चले गए? वो सब मुझे नहीं पता, बस कल उसका काम पर आखिरी दिन था। अच्छा, मुझे अभी घर का बाकी काम करना है, अभी मैं आपसे बातें नहीं कर सकता। राकेश को डर था कि कहीं सेठ जी उसे भी काम से न निकाल दे, इसलिए वो तुलसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता और घर के बाकी कामों में लग जाता है। तुलसी खाना बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सेठ जी को खाना परोसती है वैसे ही वो उससे बोलती है। अरे तुलसी, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने सुबह से खाना ही नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं सेठ जी, मैंने सुबह खाना खा लिया था, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अरे कोई बात नहीं, भूख नहीं भी है तो भी थोड़ा खा लो ना। और वैसे भी मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। आओ बैठ जाओ। तुलसी वहाँ पर नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन सेठ जी बार बार उससे वहाँ बैठने के लिए जबरदस्ती करता है। लेकिन जब तुलसी वहाँ से जाने लगती है तो सेठ उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरा हाथ छोड़िए सेठ जी, जब मैंने आपसे कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है तो आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। क्या आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो तुलसी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और तुम्हारा पति हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसका होना ना होना एक बराबर है, तो तुम क्यों उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें इस तरह कहीं कहीं काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। बोलने से पहले कम से कम थोड़ी तो शर्म करो सेठ जी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे लिए मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। और खबरदार, अगर मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो
मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ पर काम करने के लिए आ चली। नहीं करना मुझे आपके घर पर यहाँ काम। तुलसी सेठ को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और गेस्ट रूम जाकर अपना सारा सामान बांधकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। वो आश्रय के लिए कहीं जगह ढूंढ रही थी कि तभी राधा की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अरे तुम तो वही हो ना जो सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए गई थी? हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अच्छा होता कि मैं वहाँ पर काम करने के लिए जाती ही नहीं। वो आदमी सचमुच बहुत बुरा है। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर आई हूँ मैं बहन। रहने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। अगर आपको किसी जगह के बारे में पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अभी पिछले महीने हमारे पड़ोसी शहर में रहने के लिए चले गए तो उनका गांव वाला घर खाली ही पड़ा है। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अगर उन्हें किराएदार चाहिए होगा तो तुम वहाँ पर रह लेना, लेकिन अभी तो रात होने वाली है और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राधा तुलसी को अपने घर ले जाती है और अपने पड़ोसियों के पास फोन करके उनके घर के बारे में पूछती है। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा है कि तुम वहाँ पर रह सकती हो। मैंने उन्हें तुम्हारी मजबूरी बताई तो उन्होंने किराया लेने से भी मना कर दिया है। तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है दीदी, वरना लोग तो गरीबों की मजबूरी का बहुत फायदा उठाते हैं। तुम चिंता मत करो तुलसी, वो सेठ तो है ही ऐसा, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, अभी यहाँ पर पास में ही एक स्कूल खुला है जहाँ पर आया की जरूरत है, तो तुम वहाँ पर काम के लिए पता कर सकती हो। ठीक है दीदी, मैं कल सुबह ही वहाँ पर चली जाऊंगी। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ही मदद की है। अगले दिन सुबह तुलसी स्कूल के काम के लिए निकल जाती है। उन्हें आया की जरूरत थी तो वो तुलसी को काम पर रख लेते हैं। लेकिन अगले दिन जब तुलसी काम से घर जाती है तो वो देखती है कि हरिचंद सेठ प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल रहा था। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो प्रिंसिपल मैम तुलसी को अपने कैबिन में बुलाती है। देखो तुलसी, मैं जानती हूँ कि तुमने कल से ही यहाँ काम पर आना शुरू किया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती। तुम कहीं और काम ढूंढ लो। लेकिन क्या हुआ मैम? क्या मुझसे काम करने में कोई गलती हो गई? अगर ऐसी बात है तो मैं काम करने में और ज्यादा ध्यान लगाऊंगी, लेकिन आप मुझे काम से मत निकालिए। आप बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। मुझे माफ करना तुलसी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये ऑर्डर ऊपर से आया है और मैं इस ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है मैडम, ये सब सेठ जी का किया धरा है। सेठ जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही आपको मुझे काम पर रखने से मना किया है ना। आप एक औरत होकर भी औरत की तकलीफ नहीं समझ रही। अगर आप मुझे काम से निकालना चाहती है तो ठीक है, मैं कल से काम पर भी नहीं आऊंगी। तुलसी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस चली जाती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है। हेलो तुलसी, मैं मदन बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरी तबीयत आज बहुत ठीक हो चुकी है। तुम जहाँ पर भी हो अपना पता भेजो, कल मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अरे अरे नहीं नहीं जी, आप अकेले यहाँ पर नहीं आ पाओगे। मैं कल आपको हॉस्पिटल में लेने के लिए आती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाँ तुलसी, ये भगवान का चमत्कार ही है सचमुच, वरना इतनी भयानक एक्सीडेंट के बाद किसी का बचना बहुत मुश्किल है। खैर, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। मेरा एक दोस्त पुलिस वाला है तो उसे गांव की तरफ जाना है। अगर तुम्हारा गांव रास्ते में पड़ेगा तो मैं उसके साथ ही आ जाऊंगा। जी ठीक है, मैं आपको पता भेज देती हूँ। तुलसी मदन को घर का पता भेज देती है। वो बहुत खुश थी कि उसका पति अब ठीक हो गया है और कल वो उनसे मिलने के लिए घर पर आ रहा है। अगली सुबह तुलसी अपने पति के आने की खुशी में घर पर खाना बना रही थी कि तभी अचानक हीराचंद सेठ उसके घर में आ जाता है। मैंने सुना कि तुम्हें स्कूल से काम से निकाल दिया है और अब तुम जहाँ पर भी काम पर जाओगे तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। इसलिए समझदारी इसी में होगी कि तुम मेरे घर पर काम करने के लिए वापस आ जाओ। देखिए सेठ जी, मुझे जहाँ पर काम मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे घर से चले जाइए।
अरे एक तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही यहाँ से भगा रही हो। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुलसी के बार बार मना करने के बाद भी सेठ उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तुलसी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पति अपने पुलिस वाले दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाता है और सेठ के मुंह पर एक जोरदार चाटा जड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? अरे तुम चिंता मत करो मदन, इसे तो हमने रंगे हाथों पकड़ा है। इसे तो अब मैं सालों के लिए जेल में डाल दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अरे तू चाहे जो भी हो, लेकिन अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। पुलिस हीराचंद सेठ को गिरफ्तार करके ले जाती है। हीराचंद अपने घर पर फोन करके अपनी पत्नी को वहाँ बुलाता है और उसके सामने सफाई देने की कोशिश करता है। देखो जमुना, ये सब लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम बस जल्दी से मेरी जमानत करवा दो, मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारी जमानत करवाने आई हूँ? मैं तो बहुत समय से चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले, लेकिन कभी तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। अच्छा हुआ जो पुलिस ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ऐसा पति जेल में ही रहे तभी अच्छा है। अपनी पत्नी की बात ये सुनकर हीराचंद सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी भी अंत में उसका साथ नहीं देती, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी उसके गुनाहों से परेशान हो चुकी थी। अब वो उसके गुनाहों को और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने वही किया जो सही था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसों की आड़ में गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी किसी के ऊपर इस तरह अत्याचार होता देखें तो जितना आपसे बन पड़ता है उनकी मदद जरूर करें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। विद्वानपुर नाम का एक बहुत बड़ा नगर था, जहाँ पर राजा प्रताप सिंह का शासन था। राजा प्रताप सिंह बहुत ही घमंडी राजा थे। अगर उनकी बात में कभी कोई हस्तक्षेप करता तो वो अपने अहंकार में आकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दे देते थे, जिस कारण नगर के निवासी राजा से बहुत डरा करते थे। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी इंदुमती और माता पिता के साथ बैठकर कक्ष में भोजन कर रहे थे कि तभी उनके चावल में कंकड़ आ गया, जो जाकर उनके दांत में लगा। किसने बनाया है ये चावल? जब जानते हो कि ये चावल राजा के लिए बन रहा है, तो क्या इन्हें ठीक से साफ करना जरूरी नहीं है? जाओ उस रसोइये को बुला कर लाओ जिसने ये चावल पकाया है। राजा के आदेश पर सैनिक रसोइये को बुला कर लाता है जिसने चावल पकाए थे। जैसे ही रसोइया वहाँ पर आता है तो राजा उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे कंकड़ वाला चावल खाना पड़ा है, जो मेरे दांत में लग गया। अब तुम्हारी वजह से मुझे पूरा दिन पीड़ा में रहना होगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा ये है कि तुम्हें 10 साल के लिए कारागार में रखा जाएगा। नहीं नहीं महाराज, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैंने तो केवल चावल को पकाया, लेकिन रसोई में काम करने वाली लीलावती ने मुझे चावल साफ करके दिए थे। मुझे लगा महाराज कि उसने चावल अच्छी तरह साफ किए होंगे, इसलिए मैंने बिना देखे चावल बना दिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा करें महाराज। अच्छा, तो ये बात है। जाओ और जाकर लीलावती को बुला कर लाओ। सैनिक रसोई में जाकर रसोई में काम करने वाली लीलावती को वहाँ बुलाकर लाता है। ओ, तो तुम हो वो लीलावती जिसने चावल साफ किए। जब तुम्हारी जिम्मेदारी चावल साफ करने की थी, तो तुमने उसके अंदर से कंकड़ चुन कर क्यों नहीं निकाले? सैनिक, इन दोनों को कारागार में बंद कर दो और 10 साल से पहले इन दोनों में से कोई भी कारागार से बाहर न निकले। कृपया करके ऐसा मत करिए महाराज। कुछ समय से मेरी दृष्टि जरा कमजोर हो गई है, जिस कारणवश इतना छोटा कंकड़ मुझे नहीं दिख पाया। आप मुझे काम से निकाल दीजिए, परंतु मुझे कारागार में बंदी मत बनाइए। मेरे घर पर मेरे बीमार पति और छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपने मुझे कारागार में डाल दिया तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? हाँ महाराज, और लीलावती की तरह
मुझ पर भी मेरे परिवार की जिम्मेदारी है महाराज। कृपया करके हमारी एक गलती को माफ कर दीजिए। हम आगे से आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं कभी किसी को दूसरी बार शिकायत करने का मौका देने ही नहीं देता। गलती तुम लोगों की है, चाहे कारण जो भी हो। इन्हें यहाँ से लेकर जाओ सैनिक, और बंदी बना लो। राजा बड़ा ही घमंडी था। राजा के आदेश पर सैनिक उन दोनों को वहाँ से कारागार की तरफ लेकर जाने लगा। तभी रानी ने कहा, कृपया करके ऐसा मत करिए महाराज, ये दोनों अपनी गलती मान रहे हैं, आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे, और इंसान को उसकी एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा आपको नहीं देनी चाहिए। ये दोनों सजा के पात्र नहीं हैं। हमने आपको कितनी बार कहा है रानी कि हमारे निर्णय के बीच हस्तक्षेप मत कीजिए, परंतु आप मेरी बात ही नहीं सुनती। यदि आपने आज के बाद फिर ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी रानी हैं। राजा की बात सुनकर रानी चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि राजा उन्हें भी सजा दे सकते हैं। राजा के घमंड की कोई सीमा नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। राज्य में एक बहुत बड़ा समारोह था, क्योंकि राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसके आयोजन पर खूब सारे साधु ब्राह्मण वहाँ पर भोजन के लिए आए थे। ब्राह्मण देवता, आप हमारे पुत्र का नामकरण कीजिए और उसके भविष्य को बहुत ही उज्जवल बना दीजिए। राजन, मैं आपके पुत्र का नामकरण कर सकता हूँ, परंतु आपके पुत्र का भविष्य कैसा रहने वाला है ये तो ईश्वर पर ही निर्भर करता है। और आपके पुत्र ने अपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए होंगे ये उस पर ही निर्धारित होगा। ब्राह्मण देवता, यदि बात कर्मों की है तो मेरे पुत्र ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म ही किए होंगे, इसी कारण तो उसे मेरे पुत्र के रूप में जन्म मिला है, अन्यथा वो किसी झोपड़ी में जन्म लेता। आप मेरे पुत्र का भविष्य देखकर बताइए कि इसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। माफ कीजिएगा राजन, परंतु जब तक आवश्यकता ना हो इस तरह किसी का भविष्य जानना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता दे देता है, और जिस समय पर जो होना है वो तो हो कर ही रहता है, तो भविष्य जानकर क्या करना। हम आपसे जितना कह रहे हैं साधु महाराज, आप हमारी बात मानिए। आप जानते हैं ना कि हम इस राज्य के राजा हैं, और आप राजा की बातों में ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमने कहा है कि हमारे पुत्र का भविष्य बताइए, तो बताइए। वहाँ पर आए हुए सभी साधु राजा के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने राजा की आज्ञा के अनुसार उनके पुत्र का भविष्य नहीं बताया तो हो सकता है कि राजा उन्हें कारागार में डाल दे। इसलिए साधु महाराज राजा के पुत्र का भविष्य देखने के लिए उसके हाथ की रेखाएं पढ़ने लगते हैं। आपने हमारे पुत्र के हाथ की रेखाएं भी पढ़ ली, तो अब बताइए मेरा पुत्र जीवन में क्या क्या प्राप्त करने वाला है। मैं इतना तो जानता हूँ कि वो एक बहुत ही समृद्ध राजा बनेगा, परंतु उसके अतिरिक्त वो जीवन में क्या क्या प्राप्त करेगा ये आप मुझे बताइए। माफ करना राजन, परंतु जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका पुत्र कभी एक राजा नहीं बनेगा, बल्कि वो तो माया और मोह को त्याग कर ईश्वर की शरण में चला जाएगा। आपके साथ वो अपने जीवन की केवल 18 वर्ष रहेगा। आपके व्यवहार के कारण वो कभी आपसे मिलना नहीं चाहेगा। आप एक साधु हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आएगा वो बोलते जाएंगे। और इस बात का क्या तात्पर्य हुआ कि मेरे व्यवहार के कारण मेरा पुत्र मुझसे मिलना नहीं चाहेगा? कहीं आपने मेरे पुत्र पर कोई जादू टोना तो नहीं किया है कि वो अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ से चला जाए? राजन, भला मैं ऐसा क्यों करने लगा? और ऐसा करना संभव भी नहीं है। मैं तो केवल आपको आपके पुत्र का
भविष्य बता रहा हूँ। जो आपने मुझसे पूछा, मैंने केवल वही बताया है जो इसके हाथ की रेखाओं में छिपा हुआ है, जो विधाता ने इसके लिए लिखा है। अपनी बकवास बंद करो साधु। तुम मेरे पुत्र का भविष्य बता रहे हो ना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें तो अपना ही भविष्य नहीं पता, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है यदि तुम ये जानते तो कभी यहाँ पर नहीं आते। सैनिक, इस साधु को आजीवन कारावास में डाल दो। अपने जीवन के आखिरी क्षण तक तुम राज्य के कारावास में ही बंदी रहोगे। तब तुम्हें आभास होगा कि तुमने मेरे पुत्र का ऐसा भविष्य बताकर कितनी बड़ी गलती की है। बस करिए राजन, साधु महाराज ने वही बताया जो हमारे पुत्र की किस्मत में लिखा है, और आप इस तरह एक साधु के साथ अन्याय नहीं कर सकते। जानते हैं ना, ब्राह्मण को सताने का पाप कितना बड़ा होता है। क्यों हर दिन अपने सर पर एक नया पाप ले लेते हैं? ऐसा मत कीजिए, आप स्वयं पर अपने कर्मों का भार बढ़ाते जा रहे हैं। हमने आपको कितनी बार समझाया है रानी कि हमारे नीतियों के बीच हस्तक्षेप मत कीजिए, परंतु न जाने आपको हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती। मैं आपको ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, यदि इसके बाद आपने फिर कभी ऐसी जुर्रत की तो बाकी लोगों की तरह आपको भी कारागार में डाल दिया जाएगा और आजीवन आप भी वहीं पर रहेंगी। राजा की बात पर रानी सहम जाती है और राजा के आदेश पर सैनिक साधु महाराज को कारागार में डाल देते हैं। तभी कुछ दिन बाद राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ भ्रमण पर निकलते हैं तो देखते हैं कि राज्य में एक विशालकाय भव्य इमारत बनी है। मंत्री जी, हमारे राज्य में इतनी भव्य इमारत का निर्माण हुआ है और हमें इसके बारे में खबर ही नहीं। क्या है इस इमारत के अंदर? महाराज, जब आपके पुत्र का जन्म हुआ था तो आपके माता पिता ने राज्य में भगवान विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो आपसे इस बारे में बात करना चाहते थे, परंतु उस समय आप संधि के लिए दूसरे राज्य गए थे, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया और शायद वो आपसे इस बारे में बात करना भूल गए। क्या हमसे बिना पूछे हमारे माता पिता ने राज्य में इतने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया? इसे बनाने में तो बहुत अधिक धन लगा होगा, जो कि हमारे राज्य कोष से लिया गया होगा। बिना मेरी आज्ञा के कोई मेरे राजकोष से धन कैसे ले सकता है? छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, परंतु वो तो आपके माता पिता हैं और माता पिता का तो अपने पुत्र की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है, तो यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो इसमें कुछ अनुचित तो नहीं है। मंत्री जी, हमें प्रतीत होता है कि आप भूल गए हैं कि हमें सीमा से परे बोलने वाले लोग पसंद नहीं और हम उन्हें दंडित करने में जरा भी समय नहीं लगाता। तो आप अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखिए, अपितु आपके साथ कुछ भी हो सकता है। राजा की बात सुनकर मंत्री डर जाता है। राजा अपनी सेना और मंत्री के साथ वापस अपने महल में आते हैं और अपने माता पिता को कक्ष में आने का निमंत्रण भेजते हैं। सैनिक उन्हें राजा के पास बुलाकर लाता है। क्या हुआ पुत्र, तुमने इस तरह हमें यहाँ क्यों बुलाया? राज्य में सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं राज्य में किसी प्रकार का खतरा तो नहीं आन पड़ा? नहीं माँ, राज्य में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आन पड़ा है, परंतु माँ, आज मैंने राज्य में बने एक बहुत बड़े मंदिर को देखा जो बड़ा ही भव्य था। मंत्री जी से पता चला कि आप दोनों ने ही उस मंदिर का निर्माण करवाया है। हाँ बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरे पुत्र को संतान होगी तो मैं राज्य में भगवान विष्णु का एक बहुत भव्य मंदिर बनवाऊंगी, और जब मेरी वो कामना पूर्ण हुई तो मन्नत के अनुसार मैंने राज्य में मंदिर बनवाया। तुम मंदिर के अंदर गए थे क्या? नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं गया, परंतु आप मुझे ये बताइए कि आपने मंदिर बनाने से पहले मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? वो मंदिर बनाने में कितना राजकोष खर्च हुआ है, क्या आपको इसका अंदाजा भी है? तुम क्या कह रहे हो पुत्र?
राज्य के राज्य कोष पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार हमारा भी है। तुमसे पूर्व तुम्हारे पिता ही तो इस राज्य के राजा थे और उन्होंने अपनी मेहनत से ये सब एकत्रित किया। राज्य के इस कोष में आधे से ज्यादा धन तुम्हारे पिता द्वारा अर्जित किया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल करने से पूर्व हमें तुम्हारी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? लगता है आप भूल रही हैं। इस समय पिताश्री नहीं, अभी तो मैं इस राज्य का राजा हूँ और राज्य के राजकोष पर केवल और केवल राजा का अधिकार होता है। मेरे माता पिता हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मेरी अनुमति के बिना राजकोष पर अपना अधिकार समझें। मैं तो समझता था कि आपके भीतर केवल अपने प्रजा और अन्य लोगों के लिए अहंकार है, परंतु आपके भीतर तो अपने माता पिता के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे पुत्र हैं और आपसे अधिक इस राज्य पर हमारा अधिकार है। मेरे समक्ष इस तरह अपने अहंकार की प्रस्तुति मत कीजिए पिताश्री। आप जानते हैं ना कि मेरे एक निर्णय पर आपका पूरा जीवन किस तरह कारागार में बीतेगा। उसके पश्चात भी आप मेरे समक्ष ये सब बोलने का साहस रख रहे हैं। क्या तो तुम अपने पिता को कारागार में बंदी बनवाओगे? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लगता है आप अपने पुत्र को अभी तक जांच ही नहीं पाए। मेरी अनुमति के बगैर निर्णय लिया है तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। परंतु चिंता मत कीजिए, मैं आपको कारागार में बंदी नहीं बनाऊंगा, परंतु आपने जितना राजकोष उस मंदिर को बनाने के लिए खर्च किया है, आपको मुझे उसकी पाई पाई चुकानी होगी। राज्य में आप दोनों को सब सेवकों के साथ काम करना होगा और जो भी धन आपको मिलेगा वो आपको मुझे जमा करवाना होगा और अपने कर्ज को चुकाना होगा। राजा के मुंह से ये बात सुनकर उनके माता पिता हैरान रह जाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कि उनका पुत्र उनसे इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो लगता था कि तुम दुनिया के लिए अहंकारी हो, परंतु तुमने तो अपने माता पिता के साथ भी ऐसा व्यवहार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम ऐसे कर्म करके केवल और केवल अपने सर पर पाप का भार बढ़ाए जा रहे हो। जो व्यक्ति इतना सक्षम होने के पश्चात भी अपने माता पिता के साथ ऐसा करे तो उसे ईश्वर भी माफ नहीं करता। आपको मुझे जितना ज्ञान देना था वो आप मुझे बचपन में दे चुकी हैं माताश्री। अब मुझे आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। आज से राजमहल के सैनिकों और सेवकों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दीजिए। राजा अपने ही माता पिता को राजमहल के कार्य में लगा देता है और अपने मंत्री को बुलाकर कहता है, मंत्री जी, मेरे माता पिता ने भूलवश राज्य में मंदिर का निर्माण तो करवा दिया, परंतु उसमें जो खर्चा लगा है वो मुझे किसी न किसी तरह से तो वसूल करना ही होगा ना। आज से मंदिर में जितना भी चढ़ावा आता है वो सभी लाकर आप मुझे देंगे। इसे मैं राज्य के राजकोष में रख दूंगा। महाराज, परंतु मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है उस पर भगवान का अधिकार होता है महाराज, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पाप लगेगा। मंत्री जी, लगता है कि आपको अपना ये मंत्री पद प्रिय नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके पद से हटाकर किसी और व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त करूं तो ठीक है, आप आज से ही इस पद को छोड़ सकते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा था, परंतु मुझे आपकी चिंता है महाराज कि कहीं यदि भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो गए तो उनका कहर आप पर बरस सकता है। आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मंत्री जी। हमने आपको जो करने को कहा है आप वो कीजिए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए। राजा के आदेश पर मंत्री ना चाहते हुए भी मंदिर के ब्राह्मण के पास जाता है। अरे मंत्री जी, आप मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। आइए आइए, अभी भगवान का प्रसाद भी तैयार हो रहा है, आप भी आज प्रसाद खा कर जाइएगा। जी बिल्कुल पंडित जी, परंतु मैं यहाँ पर किसी और उद्देश्य के लिए आया हूँ।
महाराज ने मुझे मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लाने के लिए भेजा है। अब तक मंदिर में जितना भी चढ़ावा आया है आप मुझे इकट्ठा करके दे दीजिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंदिर में आने वाले चढ़ावे को मंदिर से बाहर इस तरह नहीं ले जाया जाता। इसे तो केवल भगवान के कार्यों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपकी बात समझता हूँ पंडित जी, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, परंतु राजा का जो आदेश है मैं केवल उसका पालन कर रहा हूँ। यदि मैं राजा के आदेश का पालन नहीं किया तो राजा मुझे मंत्री पद से निकाल देंगे, और हो सकता है उसके पश्चात कुछ और गलत हो। नगर के सभी निवासी राजा को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए पंडित जी ने भी मंत्री जी से बहस नहीं की और अभी तक मंदिर में जितना भी चढ़ावा भगवान के लिए चढ़ाया गया वो सभी इकट्ठा करके मंत्री को दे दिया। मंत्री सारा चढ़ावा राजा के पास लेकर गया और राजा ने सारे चढ़ने को राज्य कोष में रख दिया। इसी तरह कुछ और समय बीता। तभी एक दिन रानी ने अपने सास ससुर को राज्य में काम करते हुए देखा। उनकी ऐसी दशा देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो उनके पास गई। माताश्री, पिताश्री, आपका पुत्र इस राज्य का राजा है और उसके पश्चात उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। मैं हर रोज आपको जब इस तरह देखती हूँ तो मेरा हृदय रो उठता है। मैं इस तरह आपको और नहीं देख सकती। आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए, आज तो न्याय होकर ही रहेगा। नहीं पुत्री, तुम ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यदि तुमने हमारे पक्ष में कुछ भी बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी वो कुछ गलत ही करेगा। हो सकता है कि वो तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दे। वो तुम्हें पहले भी ये चेतावनी दे चुका है। जो होगा देखा जाएगा, परंतु आज न्याय होकर ही रहेगा। आप दोनों मेरे साथ चलिए। रानी अपने सास ससुर को राजा के पास लेकर जाती है। आप दोनों राजमहल के अंदर क्या कर रहे हैं? मैंने आपका राजमहल में आना वर्जित किया था। आप दोनों भूल गए हैं क्या? इन्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ महाराज। हर रोज इस तरह से काम करते हुए मैं इन्हें नहीं देख सकती। ये दोनों आपके माता पिता हैं और उनके साथ ऐसा करते हुए आपको जरा भी लज्जा नहीं आती। आज से ये दोनों राज्य में काम नहीं करेंगे। इसका निर्णय लेने वाली आप कोई नहीं हो। इन्होंने जो किया है ये बस उसका कर्ज चुका रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मंदिर के निर्माण में जितना राजकोष लगा था उससे अधिक तो आप मंदिर में आया हुआ चढ़ावा अपने राजकोष में मिला चुके हैं, तो इनका ऋण तो चुक गया है, इसलिए अब इन पर कोई कर्ज नहीं। आप हमारे समक्ष बोलने की हिम्मत कैसे कर रही हैं? लगता है आपको भी कारागार में डालना ही पड़ेगा, और तुम्हारे साथ साथ ये दोनों भी कारागार में जाएंगे। वहाँ इनकी खूब सेवा करना। सेवा तो मैं करूंगी, परंतु यहाँ नहीं, इस नगर से बाहर जाकर, क्योंकि अब ना तो मैं इस नगर की रानी बनकर रहना चाहती हूँ और ना ही अपने सास ससुर पर कोई अत्याचार होते हुए देखना चाहती हूँ। आपका ये राज आपको मुबारक हो। यदि आप ऐसा चाहती हैं, तो आप यहाँ से जा सकती हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना, मेरा पुत्र मेरे पास रहेगा और आज के बाद फिर कभी आप उसे देख नहीं पाएंगी। यदि मेरे भाग्य में मेरे पुत्र का सुख और साथ लिखा होगा तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज। आपको मेरे पुत्र को अपने साथ रखना है तो रखिए, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन वो आपको त्याग देगा और मेरे पास जरूर आएगा। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है, परंतु रानी अपने सास ससुर को एक दूसरे नगर में ले जाती है। इसी तरह सालों बीत जाते हैं और राजा का पुत्र आर्यन 18 वर्ष का हो जाता है। वो अपने पिता के व्यवहार से बड़ा ही परेशान था, इसलिए वो साधु महाराज की भविष्यवाणी अनुसार 18 वर्ष का होते ही राज्य का त्याग कर देता है और एक पेड़ के नीचे जाकर साधना करने लगता है। तभी उसकी माँ की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे देखते ही समझ जाती है कि वो उसी का पुत्र है। वो उसके पास जाती है। पुत्र आर्यन, मैं जानती हूँ कि ये तुम ही हो और अपने पिता के व्यवहार के कारण उनके राज्य का त्याग करके आए हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिसने सालों पहले तुम्हारे दादा दादी के साथ राज्य का त्याग कर दिया था। पूर्ण विश्वास था कि एक दिन तुम भी उस राज्य का त्याग करके मेरे पास जरूर आओगे, और देखो भगवान ने हमें मिला दिया। अपनी माँ के मुख से ये बात सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ के चरणों में स्पर्श करके उनके साथ उनकी कुटिया में जाता है। राजा अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसके घमंड और अहंकार के कारण इतने बड़े राज्य में वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था।
तभी वो कारागार में बंदी बनाए गए साधु महाराज के पास गया, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि 18 वर्ष का होते ही उनका पुत्र उनका त्याग कर देगा। यदि समय रहते अपने कर्मों को सुधार लेते तो शायद कुछ सुधरने की गुंजाइश बची होती, परंतु जीवन में इतने बुरे कर्म किए केवल और केवल अपने अहंकार के कारण अब आपको जीवन भर अकेले ही अपना पक्ष आप करना होगा, अन्यथा अपने अगले जन्म में भी इन कर्मों के भार को ढोना होगा। राजा के पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो अपने माता पिता, अपनी रानी और अपने पुत्र को ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक जा पहुंचते हैं और उन सब से क्षमा याचना करते हैं। राजा अपने पुत्र आर्यन को राजमहल की गद्दी पर बैठाते हैं। राजा अपनी आंखों में आंसू भर के सबसे क्षमा याचना करते हैं और अपनी क्षमा के साथ ही अपने प्राण त्याग देते हैं।